हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट की जो 4th यूनिट है उसका सेकंड टॉपिक का लास्ट सब टॉपिक आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइसेस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। मतलब यहाँ पर जो विभागीकरण है, विभागीकरण के विकल्प को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, तो ये जो डिपार्टमेंटलाइजेशन हमारा टॉपिक था, सेकेंड टॉपिक, उसकी आज ये लास्ट क्लास है। ठीक, स्टार्ट करते हैं इसकी मीनिंग के साथ में हम। देखो, जो यहाँ पर डिपार्टमेंटलाइजेशन है, डिपार्टमेंटलाइजेशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स वे एलिमेंट या फिर जो मतलब कहना चाहिए कि ऐसी कंडीशंस होती है जो ये डिटरमाइन करती है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती है या डिफरेंट डिफरेंट वर्क होते हैं, उनको यहाँ पर अलग अलग उनके लिए डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है, जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी यहाँ पर वर्क होते हैं, वर्क वो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली हो सके। इसीलिए यहाँ पर जो मतलब कहना चाहिए कि डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को ऐसे कौन कौन से कारक हैं आप जो इफेक्ट करते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। देखो, मीनिंग भी यहाँ पर वही लिखी हुई है। Factors affecting departmentalization are those elements or conditions that determine how the activities of an organization should be divided into different departments so that the work can be done efficiently and effectively। मतलब यहाँ पर जो विभागीकरण को प्रभावित करने वाले कारक है, मतलब यहाँ पर जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है, डिपार्टमेंटलाइजेशन को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो ऐसे एलिमेंट होते हैं या कंडीशंस होते हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं, मतलब निर्धारित करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटी है, अलग अलग जो भी एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी को अलग अलग विभागों में मतलब डिपार्टमेंट में किस प्रकार बांटा जाए कि जो कार्य है वो यहाँ पर इफेक्टिवली और इफिशिएंटली तरीके से हो सके। ठीक, कार्य को मतलब जो भी काम है एक ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो काम यहाँ पर इफेक्टिवली और इफिशिएंटली हो सके, इसलिए डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं या फैक्टर हैं जो डिपार्टमेंटलाइजेशन को इफेक्ट कर रहे हैं। देखो, फर्स्ट हमारा यहाँ पर जो फैक्टर लिखा हुआ है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विकेंद्रीकरण। जो डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पर हमारा पॉइंट लिखा हुआ है, फर्स्ट फैक्टर लिखा हुआ है, ये हमारा यहाँ पर जो हमारी 4th यूनिट है, 4th यूनिट का ये 4th टॉपिक भी दिया हुआ है, जिसमें हम यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइजेशन है वहाँ पर जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब यहाँ बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन आज हम यहाँ पर देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है और ये ऑर्गेनाइजेशन के जो फैक्टर्स हैं, मतलब कहना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के जो फैक्टर है उसे कैसे इफेक्ट करता है। ठीक, डिसेंट्रलाइजेशन जिसे हिंदी में क्या बोला जा रहा है, विकेंद्रीकरण बोला जा रहा है। यहाँ इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास में जो अथॉरिटी होती है, मतलब जो अधिकार होते हैं, उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, मतलब निर्णय लेने की जो शक्ति है और जो अधिकार है, वो यहाँ पर क्या काम करते हैं कि जो मिडिल लेवल के मैनेजर होते हैं और लोअर लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं उसको भी यहाँ पर वो अपनी कुछ अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग पावर प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक, इसी को क्या कहा जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। जैसे ये क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है। ठीक है, ये क्या है, मिडिल लेवल है, और ये है लोअर लेवल। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर इसका मान लो कि एक हेड ऑफिस है। ठीक, हेड ऑफिस है। अब यहाँ पर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है,
ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास में जो भी अथॉरिटी होती है और डिसीजन मेकिंग पावर होती है, तो यहाँ पर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने कुछ अधिकार और जो निर्णय लेने की शक्ति है, यहाँ पर देखो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है इसने अपने कुछ अधिकार और निर्णय लेने की जो शक्ति है वो किसको दे दिया, कुछ दे दिया यहाँ पर मिडिल लेवल को और कुछ दे दिया यहाँ पर इसने लोअर लेवल को। मतलब अब क्या हो रहा है कि सारे डिसीजन लेने का यहाँ पर जो मतलब अथॉरिटी है या पावर है वो जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस के पास में, हेड ऑफिस के पास में तो है ही, लेकिन जो इसने यहाँ पर क्या काम किया कि कुछ अथॉरिटी और कुछ डिसीजन मेकिंग पावर यहाँ पर उसने अपने नीचे के जो मैनेजर होते हैं या जो नीचे का जो मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, इसको भी दे दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि निर्णय लेने की शक्ति किसी एक के पास में ना रहते हुए कई लोगों के पास में बटी रहना, इसे ही कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक, अब यहाँ पर जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, ये ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में जैसे यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, जो सेल्स डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा और जो भी यहाँ पर मान लो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा वो इस जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सारे डिसीजन ले सकता है। यहाँ पर उसको ये अथॉरिटी दी गई है, किसने दिया है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने दिया है। ठीक, ऐसे ही सेल्स डिपार्टमेंट में जो सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा वो सेल्स डिपार्टमेंट के डिसीजन मेकिंग यहाँ पर कर सकता है, मतलब निर्णय लेने की उसे शक्ति दी गई है, अधिकार दिए गए हैं। ये किसने दिया है, टॉप लेवल ने दिया है। ठीक है, टॉप लेवल ने दिया, मतलब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने नीचे के जो भी एम्प्लॉय है या डिपार्टमेंट है, मतलब जो मैनेजमेंट कह सकते हैं, मैनेजमेंट को अपनी कुछ अथॉरिटी दे दे या फिर डिसीजन मेकिंग पावर दे दे, तो उसे कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब निर्णय लेने की शक्ति किसी एक के पास ना रहते हुए कई लोगों के पास में रहना। ठीक, ये था हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। आगे सेकंड देखते हैं यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स, मतलब प्रबंधकों का समग्र विकास। अब यहाँ पर देखो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स, मतलब किसका यहाँ पर डेवलपमेंट की बात हो रही है, मैनेजर्स के डेवलपमेंट की बात हो रही है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होते हैं, मैनेजर्स का इस तरीके से डेवलपमेंट करना कि जो उनका नॉलेज है, स्किल है, एबिलिटी है, जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी रहती है उनके अंदर, या जो लीडरशिप क्वालिटी है, इन सारी चीज़ों का यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो सके। तो यहाँ पर जो ये मैनेजर्स का यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, इसका ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जो मैनेजर है, मैनेजर सिर्फ अपने डिपार्टमेंट तक लिमिटेड ना रहे, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को समझे और इफेक्टिव डिसीजन ले सके। ठीक, जब यहाँ पर एक मैनेजर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करेगा, तब यहाँ पर क्या होगा, उसको पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क हो रहा है उसकी समझ होगी। जब उसको यहाँ पर सारी चीज़ों की समझ होगी तो वो आगे फ्यूचर में जाकर के हायर पोजीशन पर भी जा सकता है, जैसे जनरल मैनेजर बन सकता है, सीईओ बन सकता है, ऐसी बड़ी पोस्ट पर जा सकता है, जिसको यहाँ पर जैसे मल्टी टैलेंटेड बंदा कहते हैं या मल्टी टैलेंटेड पर्सन। तो यहाँ पर जिसके पास में सारी चीज़ों का नॉलेज हो उसी को बड़ी पोस्ट में बिठाया जाता है, ताकि वो ऊपर बैठ करके नीचे जो भी काम हो रहे हैं उनको आराम से हैंडल कर सके। इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के काम को अच्छे से किया जा सके और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल को अचीव कर सके। तो यहाँ पर देखो, अगर एक मैनेजर मतलब किसी को भी उठा करके मैनेजर की सीट पे बिठा दिया जाए तो क्या ऑर्गेनाइजेशन का वर्क अच्छे से होगा, नहीं होगा। मतलब मैनेजर का ओवरऑल डेवलपमेंट करना, इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो फैक्टर्स है वो इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक, मतलब जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के जो भी यहाँ पर फैक्टर हैं, कारक है, वो इससे इफेक्ट हो रहे हैं। अगर किसी को भी ला करके मैनेजर की सीट पर बिठा दिया जाए तो क्या ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छे से हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज से। डिसेंट्रलाइजेशन में भी वही चीज थी कि अगर कोई एक ही डिसीजन ले तो यहाँ पर बाकी लोग फिर क्या करेंगे, सिर्फ काम करेंगे, हो गया। तो यहाँ पर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने यहाँ पर अपने नीचे का जो मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट को भी यहाँ पर अथॉरिटी दे दिया
और जो डिसीजन मेकिंग पावर भी दे दिया। तो यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइजेशन है, यहाँ पर ये भी जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का जो फैक्टर है उसको इफेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक, आगे फिर हमारा थर्ड है, देखो ये जो तीनों पॉइंट यहाँ नीचे लिखे हुए हैं ना, स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग, ये तो आप सबको अब याद हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने कल ही ये तीनों टॉपिक के बारे में पढ़े थे। जब प्रिंसिपल्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन कल का हमारा ये टॉपिक था, सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन ही पढ़े थे, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन पढ़े, फिर प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोलिंग पढ़े। तो आज सेम चीज हमें यहाँ पर वही पढ़ना है कि कोऑर्डिनेशन सॉरी स्पेशलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज, मतलब गतिविधियों की विशेषज्ञता। कल यहाँ पर हमने यही चीज को सेम ए टू जेड तीनों चीज को पढ़े, आज भी हमें यही उसी चीज को पढ़ना है। मतलब आप एक चीज ये कॉमन समझ सकते हैं कि डिपार्टमेंटलाइजेशन से अगर कोई क्वेश्चन आपको आता है तो आपको कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो बिल्कुल कॉमन है, आप उसको क्वेश्चन कैसा भी है लिख सकते हो। जैसे कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोलिंग है, स्पेशलाइजेशन है, तो ये कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसको आप कोई भी टॉपिक, जैसे आपको बेसिस पूछे, टाइप्स पूछे, प्रिंसिपल पूछे या फैक्टर्स अफेक्टिंग के बारे में पूछे, तो ये कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसको आप याद रख लो, क्वेश्चन कुछ भी आए आप ये तीनों पॉइंट को लिख करके आ जाना। तो ठीक, आगे देखते हैं ये स्पेशलाइजेशन ऑफ एक्टिविटी क्या है। स्पेशलाइजेशन में हमने कल देखे थे कि विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन का हिंदी मीनिंग होता है विशेषज्ञता। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जो डिपार्टमेंट होते हैं या जो एम्प्लॉय है या जो भी एक्टिविटी होती है, तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर, मतलब विशेषज्ञता के बेसिस पर कामों को डिवाइड किया जाता है। मतलब जिसमें जो जिस काम में जो एक्सपर्ट हो, मतलब जो भी एम्प्लॉय है या डिपार्टमेंट है जिस काम में जो एक्सपर्ट हो उसको उसी हिसाब से काम दिए जाते हैं। जैसे कल हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी देखे थे, एग्जाम्पल में हमने टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल देखे थे, लेकिन शायद कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो आज हम यहाँ पर देख लेते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक, मान लो कि कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे इंजन डिपार्टमेंट होता है जो इंजन बनाने का काम करता है, टायर फिटिंग डिपार्टमेंट है वो टायर को फिट करने का काम करेगा कार में, फिर जैसे टेस्टिंग डिपार्टमेंट है तो वो कार को टेस्ट करने का काम करेगा, खा करके टेस्ट नहीं करना है, चला के टेस्ट करना है कार को। ठीक है, टेस्ट करने का मतलब यहाँ मतलब कि जब कार बन जाएगी तो वो सही से चल रही है या नहीं, सही से एवरेज दे रही है या नहीं, सारी चीज़ों की टेस्टिंग होती है। ठीक, फिर यहाँ पर कार को पेंट भी करना होता है, तो जो पेंटिंग डिपार्टमेंट है, तो सभी डिपार्टमेंट अपने अपने काम यहाँ पर कर रहे हैं और सभी को काम किस बेस पर दिए हैं, स्पेशलाइजेशन के बेस पर दिए गए हैं। अगर किसी पेंटिंग डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉय को बोला जाए कि आप टायर फिट कर दीजिए, टायर फिट करने वाले एम्प्लॉय को बोले कि आप पेंटिंग कर दीजिए, तो ऐसे से काम अच्छे से नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर ये जो स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन भी एक डिपार्टमेंट में बहुत ही इफेक्ट करता है किसी भी काम में या जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उसको अचीव करने में। ठीक, आगे देखते हैं कोऑर्डिनेशन अमंग ग्रुप। कोऑर्डिनेशन अमंग ग्रुप मतलब समूहों के बीच समन्वय बना रहना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जो भी एम्प्लॉय होते हैं, सभी को एक दूसरे के साथ में मिल करके काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से लड़ाई कर रहा है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से लड़ाई कर रहा है, ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन में वर्क अच्छे से नहीं हो सकता। जैसे आप में जैसे कोई होगा जो जॉब करते होंगे, तो क्या आप अपने ऑफिस में जाकर के अपने बॉस के साथ में, मैनेजर के साथ में या जो भी आपके साथ में काम करता हो एम्प्लॉय, तो क्या आप उनके साथ जाके लड़ाई करोगे? अगर ऐसा करोगे तो आपको तो तुरंत वो रिजाइन लेटर दे देंगे कि भाई आपको नहीं रख सकते, हम जॉब छोड़ दो। इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोगों को मिल करके मतलब कोऑर्डिनेशन बना करके काम करना जरूरी है। ठीक, इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। सेम चीज हमने ये तीनों टॉपिक कल सेम पढ़े थे, आज भी वही है। कोऑर्डिनेशन में जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल देखे थे कल एक, जैसे कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, कल मैंने टाटा मोटर्स का एग्जांपल दी थी, आज मैं वो एग्जांपल नहीं दूंगी क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों को। ठीक, देखो ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन किस चीज का है, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कपड़े मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। अब यहाँ पर एक डिज़ाइन डिपार्टमेंट है,
डिजाइन डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है और एक है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक, अब यहाँ पर डिजाइन डिपार्टमेंट ने क्या काम किया, कपड़ों के डिजाइन कर लिया कि इस तरीके से हमें यहाँ पर कपड़ों को मैन्युफैक्चर करना है, मतलब इस डिजाइन के। उसके बाद में यहाँ पर मान लो कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने यहाँ पर फंड अप्रूव नहीं किया, मतलब कपड़ों को बनाने के लिए यहाँ पर पैसे नहीं दिए, तो क्या वर्क हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में या जो हमारी क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है यहाँ पर कोई नई डिज़ाइन के कपड़े बनाने वाले हैं, उसके लिए फ़ंड अप्रूव कर दिया गया है या फंड अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट है या एम्प्लॉय है, सभी को एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन बना करके काम करना पड़ेगा। जो भी यहाँ पर प्लानिंग है, एक दूसरे के साथ मिल के बैठ करके बात करना पड़ेगा, ग्रुप डिस्कशन करना पड़ेगा, तब जा करके क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर अपने गोल को अचीव कर सकता है। ठीक, फिर है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब नियंत्रित करना। अब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्क होते हैं या जो भी एक्टिविटीज होती है अलग अलग डिपार्टमेंट में या एम्प्लॉय के थ्रू, तो यहाँ पर जैसे मान लो कि कोई टास्क दे दिया गया किसी एम्प्लॉय को या डिपार्टमेंट को। ठीक, अब टास्क दे दिया गया प्लानिंग के थ्रू, अब यहाँ पर उसका मॉनिटरिंग करना भी जरूरी है कि जो प्लानिंग हुई थी उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि जो हमारा टास्क है वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं, टारगेट हम अचीव करेंगे या नहीं करेंगे, कोई एरर तो नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। जैसे हमने यहाँ पर कल एक और एग्जाम्पल देखे थे, इसमें हमने एक एग्जाम्पल देखे थे क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ही देखे थे, जिसमें यहाँ पर क्या हुआ था कि दिसंबर के मंथ में मान लो कि कोई एक कंपनी है, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक, ये कोई कंपनी है, इसने क्या काम करी, एक मतलब टास्क है इसको कि जो दिसंबर का मंथ है, दिसंबर के मंथ में इसको क्या करना है, 10,000 शर्ट बनाने हैं। ठीक है, 10,000 शर्ट बनाने की प्लानिंग की गई है। अब यहाँ पर 10,000 शर्ट बनाने की प्लानिंग कर ली, प्लानिंग हो गई, टास्क है यहाँ पर ये कंपनी को या एम्प्लॉय को। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जो दिसंबर जो दिसंबर लास्ट में यहाँ पर क्या होगा कि मॉनिटरिंग की जाएगी कि जो टास्क था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। और जब मॉनिटरिंग करे तब पता चला कि सिर्फ 8,000 शर्ट बने हैं, तो यहाँ पर इसका रीजन पूछा जाता है कि किस कारण से टास्क यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तब पता चलता है कि मशीनें खराब हो गई थी, वर्कर्स कम है, तब यहाँ पर क्या किया जाएगा, मशीनों को सुधारा जाएगा, न्यू मशीन लेकर के आया जाएगा और साथ में यहाँ पर जो न्यू वर्कर्स का रिक्रूटमेंट किया जाएगा, मतलब नए वर्कर्स की भर्ती की जाएगी। और नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव किया जाएगा। मतलब जब से प्लानिंग हो रही थी काम की, मतलब जब से टास्क दिया गया था एम्प्लॉय को या डिपार्टमेंट को, और वो जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक सारी चीज़ों पर कंट्रोलिंग बना के रखा गया। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई टास्क अगर किसी एम्प्लॉय को दिया गया या डिपार्टमेंट को दिया गया, अब यहाँ पर वो काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ की मॉनिटरिंग नहीं की जाएगी, कंट्रोलिंग नहीं की जाएगी, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, ये सारी चीज़ें हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी डिपार्टमेंट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स थे। ठीक, जैसे यहाँ पर सबसे फर्स्ट हमने क्या देखे थे, सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पर देखे थे सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन जिसमें क्या था यहाँ पर, सेंट्रलाइजेशन में कि किसी एक के पास में ही डिसीजन मेकिंग पावर या अथॉरिटी ना रहते हुए सभी के पास में अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग पावर होना। ठीक, इस चीज से भी यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है इस पर इफेक्ट पड़ रहा है। मैनेजर्स का ओवरऑल डेवलपमेंट करना ताकि वो सभी डिपार्टमेंट के वर्क को समझे और आगे फ्यूचर में जाकर के हायर पोजीशन ले सके।
स्पेशलाइजेशन में यहाँ पर जो एम्प्लॉय या डिपार्टमेंट जिस काम में एक्सपर्ट हो उस हिसाब से उसको काम दे दिया गया। कोऑर्डिनेशन में सभी लोग मिलकर के यहाँ पर काम कर रहे हैं। कंट्रोलिंग में यहाँ पर क्या हुआ कि सारी चीज़ों पर कंट्रोलिंग बना के रखी गई। तो ये सारी चीज़ें एक डिपार्टमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्ट करती है। ठीक, अब यहाँ पर ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं, 5 टॉपिक आज के थे हमारे, इस 5 टॉपिक में से कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया पूछ लीजिए। मुझे समझ में नहीं आया। निकिता राणा, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया आपको? प्राची वर्मा, मैम फर्स्ट वाले दोनों टॉपिक फिर से समझा दो, सेकंड वाला समझ में नहीं आया। ठीक है, जो भी टॉपिक समझ में नहीं आए हैं पूछ लीजिए। भैया मैसेज ऊपर। थर्ड टॉपिक समझ में नहीं आया, स्पेशलाइजेशन ऑफ एक्टिविटी। कल की क्लास आपने दीपक दुबे नहीं लिए थे, इसलिए आपको आज समझ में नहीं आया है। मैम सेकंड वाला बिल्कुल समझ नहीं आया। ठीक है, मतलब एक बार सारे टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक, देखो फर्स्ट वाला क्या लिखा हुआ था, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब किसी भी एक पर्सन के पास में, मतलब किसी भी एक एम्प्लॉय के पास में या किसी भी एक डिपार्टमेंट के पास में अथॉरिटी मतलब जो अधिकार होते हैं और निर्णय लेने की शक्ति होती है, किसी एक डिपार्टमेंट या एक एम्प्लॉय के पास में ना रहते हुए जो अपने नीचे जो मैनेजमेंट रहता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट देखो जो मैनेजमेंट होता है, एक मिनट, देखो जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है यहाँ पर टॉप लेवल, फिर है यहाँ पर मिडिल लेवल और यहाँ पर आता है लोअर लेवल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास में सारी अथॉरिटी रहती है और डिसीजन मेकिंग पावर भी रहती है। जैसे आपके फैमिली में आपके दादाजी हो गए, वो क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है। जो पापा है मम्मी है वो क्या है, मिडिल लेवल है। और बच्चे जो घर के रहते हैं वो क्या रहते हैं, लोअर लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पावर किसके पास में रहती है, घर के दादाजी के पास में रहती है कि वो किसी भी चीज में उनका अधिकार है, हर चीज में उनका अधिकार है और सारी चीजों पर वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, चाहे छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, सारी चीजों में कर सकते हैं। पापा मम्मी का क्या काम रहता है कि वो कुछ चीजों पर डिसीजन लेते हैं, कुछ में नहीं लेते, और बच्चों का तो कोई रोल ही नहीं रहता घर में। ठीक, तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा पावर किसके पास में है, टॉप लेवल के पास में है, मतलब घर के दादाजी के पास में है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या काम किए, अब यहाँ पर उन्होंने अपने बेटे को, बहू को यहाँ पर जिम्मेदारी दे दी है कि भाई आगे आप लाइफ में या अपनी फैमिली के लिए कुछ डिसीजन ले सकते हो। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि जो टॉप लेवल है, टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में जैसे जो सीईओ या बड़े पोस्ट के जो अधिकारी होते हैं उनके पास में सारी चीजों का पावर है। अब वो यहाँ पर कुछ अपनी पावर या डिसीजन निर्णय लेने की शक्ति क्या काम करेंगे, अपने नीचे का जो मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है या फिर जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, यहाँ पर उसको शक्ति दे दी है किस चीज के, निर्णय लेने की, और कुछ अधिकार भी दे दिया। मतलब किसी एक के पास में निर्णय लेने की शक्ति ना रहते हुए सभी में बटी रहना, इसी को कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे अब यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, सभी डिपार्टमेंट में मैनेजर होते
होते हैं। अब यहाँ पर हर चीज के लिए हेड ऑफिस में जाकर के डिसीजन नहीं लिया जाएगा। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डिसीजन कौन लेगा? जो वहाँ का मैनेजर होगा। और ये अधिकार और उसको जो ये निर्णय लेने की शक्ति है, ये किसने दिया है? ये दिया है टॉप लेवल मैनेजमेंट ने। ठीक है, फर्स्ट समझ में आई होप अब आ गया होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है किसी एक के पास निर्णय लेने की शक्ति ना रहते हुए सभी के पास में बटी रहना, इसी को कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। और ये अथॉरिटी और निर्णय लेने की शक्ति जो है, डिसीजन मेकिंग पावर है, ये कौन देता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट देता है। किसे देता है? जो उसके नीचे का मैनेजमेंट रहता है, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ठीक, सेकंड में क्या था? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स। मान लो कि आप कोई मैनेजर हो, ठीक, सभी जितने भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं सभी ये समझो कि हम मैनेजर हैं। ठीक, आपके अंदर जो भी स्किल होगी, एबिलिटी होगी, जो भी आपका डिसीजन मेकिंग पावर होगा या डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होगी या फिर जो लीडरशिप क्वालिटी है, उन सब का डेवलपमेंट करना। ठीक है, अगर आपके अंदर ये चीज नहीं रहेगी तो क्या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। क्या ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करोगे, आपके अंदर की जो स्किल एबिलिटी है, जो आपके अंदर का नॉलेज है, आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है, जब यहाँ पर उसका इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, मतलब आपका जब यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाएगा, तब यहाँ पर आप आगे जा करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ी पोस्ट पर बैठ सकते हो, बड़ी पोस्ट पर जॉब कर सकते हो। जैसे कोई कहीं के जनरल मैनेजर बन सकते हो या कहीं के आप सीईओ भी बन सकते हो। लेकिन कब बन सकते हो? जब आपका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ हो, जब आप ए से लेकर के जेड तक की सारी चीजों को समझते हो, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक एक एक चीज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप सारी चीजों का मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑब्जेक्टिव समझो, डिफरेंट वर्क करने की आपके अंदर एबिलिटी हो, तब आप एक बड़ी पोस्ट पे जाके बैठोगे। किसी भी रोड चलते इंसान को आप अपने यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए नहीं बुला सकते। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में भी किसी रोड चलते इंसान को मैनेजर नहीं बना सकते। जिसके अंदर एबिलिटी होगी, नॉलेज होगा, स्किल होगी, ऐसे ही पर्सन को यहाँ पर मैनेजर बनाया जाता है। मतलब यहाँ पर मैनेजर का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा रहा है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में आगे जाकर के एक बड़ी पोस्ट पर बैठ सके, बड़ी पोस्ट पर जॉब कर सके। ठीक, फिर है स्पेशलाइजेशन, मतलब यहाँ पर विशेषज्ञता। जिसके अंदर जो स्किल होगी, एबिलिटी होगी, नॉलेज होगा, उसको वैसे ही काम दिया जाता है। ठीक है, जैसे किसी को यहाँ पर टीचिंग करना पसंद है तो उसको टीचिंग करने का ही काम दिया जाएगा। किसी को कंप्यूटर का काम आता है, उसको कंप्यूटर का काम दिया जाएगा। किसी को यहाँ पर कुकिंग करते आती होगी तो उसको कुकिंग का ही काम दिया जाएगा। किसी को मेहंदी लगाते आती होगी, मेहंदी लगाने का काम दिया जाएगा। किसी को सिलाई बुनाई का काम आता होगा, उसको उसी का काम दिया जाएगा। मतलब जिसके अंदर जो क्वालिटी है, जो नॉलेज है, जो स्किल है, जो एबिलिटी है, ठीक उसी के अकॉर्डिंग काम दिया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम चीज यही होती है कि मतलब जिस भी एम्प्लॉय को या जिस भी डिपार्टमेंट को जो काम अच्छे से आता है वो काम उसी डिपार्टमेंट को दिया जाता है। जैसे मान लो कि कोई एक कार बनाने वाली कंपनी है, कार बनाने वाली कंपनी में इंजन डिपार्टमेंट है, टेस्टिंग डिपार्टमेंट है, टायर फिटिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ पर जिस एम्प्लॉय को टायर फिट करते आएगा उसको उसी डिपार्टमेंट में रखा जाएगा। टायर फिट करने वाले एम्प्लॉय को ये नहीं बोल सकता कि आप जाके कार की पेंटिंग करो। क्या वो कार की पेंटिंग अच्छे से कर पाएगा? नहीं करेगा। पेंटिंग करने वाले एम्प्लॉय को ये नहीं बोला जा सकता कि आप जाके कार की डिजाइन करो। यहाँ पर ऐसे में वर्क अच्छे से नहीं होते। इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में भी जो एम्प्लॉय है या जो डिपार्टमेंट है उसको उसी के अकॉर्डिंग वर्क दिया जाता है जिसमें वो एक्सपर्ट हो। इसे कहा जाता है स्पेशलाइजेशन ऑफ एक्टिविटी। मतलब उसके अंदर की जो एक्टिविटी है उसमें वो स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, फिर है कोऑर्डिनेशन, मतलब सभी को मिलकर के काम करने की बात की गई है। और कंट्रोलिंग में यहाँ पर सारी चीजों पर कंट्रोल रखा जाता है। क्या अब ये सारे तीन, मतलब ये जो ऊपर के 3 पॉइंट है ये समझ में आए? अब मैसेज करके जल्दी से मुझे बता दो क्योंकि क्लास जल्दी खत्म होने वाली है। अभी भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो बिल्कुल क्लियर बोल देना कि हमें समझ में नहीं आया है, मैं फिर से समझा दूंगी। अभी सभी बच्चों को समझ में आया? ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया है। और जो एक क्वेश्चन आया हुआ था
डिपार्टमेंटलाइजेशन से, क्योंकि आज हमारा टॉपिक यहीं पर एंड हो जाएगा। ये पुराने क्वेश्चन पेपर है मेरे हाथ में, 2022-23 का जो पेपर आया हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपार्टमेंटेशन। मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट के बारे में, अब आप कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि मैडम आपने कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पढ़ा है। डिपार्टमेंटेशन, सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में लिखना है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पर ये जो पीपीटी है, आज मैं स्टडी मटेरियल डाल दूंगी, कल मैं किसी कारण से नहीं डाल सकी थी, ठीक। यहाँ पर ये पीपीटी में जो भी पॉइंट है सारे सब कुछ लिखे हुए हैं, लेकिन पीपीटी को पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों को पीपीटी में, ऐसा बुक पढ़े जैसे तो कोई भी बैठ के पढ़ लेगा, आप लोगों को पीपीटी देंगे आप लोग भी पढ़ लोगे, लेकिन यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपके जब यहीं पर क्लियर हो जाएंगे तो आपको आगे इधर नीचे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए कोशिश करते हैं हम कि आपको स्टार्टिंग में ही चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या आया हुआ था, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपार्टमेंटेशन। मतलब यहाँ पर ये सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जो डिपार्टमेंटेशन है, डिपार्टमेंटेशन की बढ़िया से डेफिनेशन लिखनी है अच्छे से। उसके बाद में आपको इसके कॉन्सेप्ट उसका वही है कि डिपार्टमेंटेशन क्या होता है, वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, ठीक है। फिर यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क इनटू डिपार्टमेंट, मतलब काम का विभागों में विभाजन कर देना, ठीक है। ये सारी चीजें आप उसमें लिख सकते हो, जो भी आपका नॉलेज है कि डिपार्टमेंटेशन क्या होता है, स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं। और फर्स्ट क्लास हमारी इंट्रोडक्शन की ही थी, इंट्रोडक्शन को ही हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट में सारी चीजें लिख सकते हैं। उसके बाद में ऐसा नहीं है, ये तो आपका 1 से 1.5 पेज में खत्म हो जाएगा, ठीक है, कि डिपार्टमेंटेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और ये तो खत्म हो जाएगा। आपको बढ़िया से डायग्राम बनाना है, ऐसे बढ़िया से डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। ये बन गया आपका ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पर बढ़िया लिख दिए कि ये एचआर डिपार्टमेंट है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये आईटी डिपार्टमेंट है, ये एडमिन डिपार्टमेंट है, ये ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, ऐसे। तो उसको ये समझ में आएगा कि हाँ, सामने जो मतलब लिख रहा है ये स्टूडेंट, इसको सारी चीज़ों के बारे में पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। या आप इस तरीके से भी उसको लिख सकते हो, जितना अच्छे तरीके से लिखोगे उतना अच्छा है। यहाँ पे बढ़िया लिख दिए कि एचआर डिपार्टमेंट, फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर फिर जो भी हमने इसके टाइप्स के बारे में पढ़े थे, कौन कौन से टाइप्स पढ़े थे हमने यहाँ पर इसके, जैसे इसमें पढ़े थे हमने फंक्शनल, प्रोडक्शन, टेरिटोरियल, कस्टमर, प्रोसेस या इक्विपमेंट, टाइम और कंबाइन, ये सारे टाइप्स पढ़े थे, आप इसके बारे में लिख देना। उसके बाद में या तो फिर आज जो हमने यहाँ पर फैक्टर्स पढ़े, इसके बारे में आप लिख सकते हो। मतलब ऐसे नहीं है कि आपने 1 पेज लिखे और 1 पेज में 1 से 1.5 पेज में आपको कोई 8 नंबर दे देगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कम से कम आपको एक क्वेश्चन के आंसर को 3 से 4 पेज में बहुत अच्छे तरीके से लिखना ही पड़ेगा, तब जाके नंबर मिलेंगे। और पेज फुलफिल करना है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी उठा के लिख रहे हैं। तो डिपार्टमेंटेशन में हमने यहाँ पर जो भी टॉपिक पढ़े, तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन की जो भी आपका कॉन्सेप्ट होगा उसको लिख देना। उसके बाद में बढ़िया से एक डेफिनेशन लिखना, फिर डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाने के बाद में आप इसके प्रोसेस के बारे में लिख सकते हो, प्रिंसिपल लिख सकते हो, टाइप्स के बारे में लिख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको जो भी हमने यहाँ पर पॉइंट पढ़े हैं, ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। और जो कॉमन टॉपिक है, टॉपिक नहीं पॉइंट है, जो कॉमन पॉइंट है हमारे, जो स्पेशलाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन है और कंट्रोलिंग, ये 3-4 पॉइंट है तो बिल्कुल कॉमन है, आपको जहाँ भी डिपार्टमेंटेशन दिखे आप लिख सकते हो। या ऑर्गेनाइजेशन में भी ये लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन के बेस पे ही यहाँ पर काम दिया जाता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग होती ही है और कोऑर्डिनेशन भी हर जगह होता ही है। तो ये कुछ कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक है, कॉमन पॉइंट है जो आप हर आंसर में लिख सकते हो। तो ये चीज़ें आपको, ऐसी बेसिक चीज़ें पता रहना चाहिए, तो जल्दी जल्दी स्पीड में आप आंसर कर पाओगे। ये एक ही क्वेश्चन मुझे दिखा था 2022-23 की बैच का, ठीक है। कल से हम अपना न्यू टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, स्पेन ऑफ कंट्रोल, ठीक। आज की हम अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।